चलिए, तो हम बात किसकी करने वाले हैं? स्क्वायर पिरामिडल की। तो स्क्वायर पिरामिडल के लिए भी स्टेरिक नंबर कितना होता है हमारा? 5 ही रहता है, लेकिन हमारा चेंज क्या हो जाता है? sp3d पर यहाँ पे d क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाती है। अब देखो होता क्या है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कैसे होती है? तुम अगर इस तरीके से देखोगे, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से होंगे और एक तुम्हारा ये होगा, तो ये हमारी क्या बन गई? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बन गई कि नहीं बन गई? क्यों है? क्योंकि एक ही पिरामिडल है। अगर नीचे भी एक लगा देते तो क्या बन जाता? ऑक्टाहेड्रल। अगर इस बॉन्ड को हटा देते तो क्या बन जाता? स्क्वायर प्लेनर। लेकिन स्क्वायर प्लेनर पे एक क्या लगा ऊपर ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो होता क्या है, दिक्कत ये आती है कि स्टेरिक नंबर 5 है। अब तुम देखो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि देखो ये है PCl5, ये है PF5, ये है AsPH5, ये है SbPH5। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि ये जितने भी 4 के 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये किस किस के हैं? ये स्क्वायर पिरामिडल में है या ट्राइगोनल पिरामिडल में है, टीबीपी में है? या तुम तो सारा देख के तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम्हें क्या लग रहा है। तुम इसको, चलो तुम्हें ये एग्जांपल पता है, तुम बोल दोगे सर ये टीबीपी में है। ये भी तुम किस में बोल दोगे? टीबीपी में। हालांकि ये टीबीपी में नहीं होगा, ये किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, स्क्वायर पिरामिडल की। फिर AsPH5, SbPH5, तुम तो इन सब में कंफ्यूज हो जाओगे। AsPH5 भी क्या होगा? टीबीपी में होगा, लेकिन जो ये SbPH5 है ये किस में होगा? स्क्वायर पिरामिडल में होगा। अब दिक्कत ये आती है कि सर आपने कैसे बता दिया? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्क्वायर पिरामिडल है कि कौन सा ट्राइगोनल पिरामिडल है? क्योंकि हमारे लिए तो दोनों सेम है, सब में स्टेरिक नंबर 5 ही है, बस फर्क कहाँ लग रहा है? डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट का फर्क पड़ रहा है। अब 2 चीजें होती है। पहली चीज ये कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्राइगोनल पिरामिडल में और स्क्वायर पिरामिडल में दोनों में से स्टेबल कौन सी ज्योमेट्री होती है। भाई हम वही तो ज्योमेट्री बनाना प्रीफर करेंगे जिस फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल हो। अगर वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ज्यादा स्टेबल है तो मैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाऊंगा। अगर वो टीबीपी में ज्यादा स्टेबल है तो मैं टीबीपी बनाऊंगा। भाई अगर वो स्क्वायर में ज्यादा स्टेबल है तो स्क्वायर, अगर टीबीपी में ज्यादा स्टेबल है तो टीबीपी। तो सबसे पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा कि टीबीपी ज्यादा स्टेबल ज्योमेट्री होती है कि स्क्वायर पिरामिडल ज्यादा ज्योमेट्री होती है। अब देखो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थीटा देखेंगे। अगर मैं तुमसे पूछना लगूं कि स्क्वायर पिरामिडल में कितने थीटा है, बोलो कितना एंगल है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर से NC2 का फॉर्मूला लगाओ तो तुम्हारे कितना आ जाएंगे? 5C2 और तुम्हारे टोटल कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। इस 10 का मतलब क्या है बताओ? इसमें जो हमारे 90 डिग्री के जो एंगल है वो कितने हैं? 8। भाई 4 ऊपर से बनेंगे और 4 इन तीनों के बीच में होंगे, चारों के बीच में, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इनके बीच में भी तो होंगे। तो 90 डिग्री के एंगल कितने हैं? 8। और 180 डिग्री के एंगल कितने हैं तुम्हारे? 2। अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकली एनालिसिस करूं, ऐसे ही अगर मैं टीबीपी की बात करूं तो टीबीपी में तुम्हारा कितना आ जाएगा? बोलो कितने 90 डिग्री के एंगल आ जाएंगे? तो जब मैं टीबीपी की बात करता हूं तो इस केस में जो हमारे 90 डिग्री के एंगल है वो कितने आ गए? 3 ऊपर से 3 नीचे से 6 आ गई। अगर मैं देखूं 90 डिग्री एंगल होने का मतलब क्या है कि ये एंगल है, ये एंगल, और जितना एंगल छोटा होगा इतना ही एटम के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं होगा? अगर मैं ज्योमेट्रिकली फेवरेबल देखूं, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा इतना ही ज्योमेट्री ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और जब दूर दूर होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होने की टेंडेंसी बहुत ही कम होगी कि नहीं होगी? अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूं तो हमारी कौन सी ज़्यादा फेवरेबल हो रही है? जिसमें 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कम होंगे वही हमारी ज़्यादा फेवरेबल होगी। क्यों? बस इसमें तो 90 डिग्री के 8 है, 180 के 2 है, लेकिन इसमें क्या है? 90 डिग्री के 6 है और 120 डिग्री के एंगल प्रेजेंट है, 120 के 3 है और 180 डिग्री का कितना है? 1 है। ये इसमें एंगल प्रेजेंट है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है किसी भी ज्योमेट्री की? कितने कम उसमें 90 डिग्री के एंगल प्रेजेंट है। तो हमने सबसे पहले जब ज्योमेट्रिकली एनालिसिस किया, तो ज्योमेट्रिकली एनालिसिस किया हमने किसके बेसिस पे? 90 डिग्री एंगल के बेसिस पे। तो हमने क्या पाया कि जो हमारी टीबीपी है वो ज़्यादा स्टेबल होती है स्क्वायर पिरामिडल से। वैसी बातें होगी क्योंकि 90 डिग्री के एंगल कम है।
ये बात तो पहली थी, लेकिन जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिकली एनालिसिस देखा, हमने क्या दोनों कंपाउंड को हीट कर दिया, हीट करके देखा तो भाई इसमें से 2 बॉन्ड गायब हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिकली हमें पता लगा अरे 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 ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, ये तो बड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत आते ही क्या हो गई, ये दोनों बाहर चले गए। भाई इलेक्ट्रॉनिकली जब मैं इसका एनालिसिस करूंगा, इलेक्ट्रॉनिकली एनालिसिस करूंगा तो उस केस में हमारा स्क्वायर पिरामिडल ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से। अब भाई ये तो कन्फ्यूजन हो गई कि जब हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिकली देखते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल आता है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि अगर मैं दोनों कंपाउंड को हीट करूं तो ये तो 2 बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन इसमें हीट करने से तो कोई डिसोसिएट नहीं होगा। इसका मतलब जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है स्क्वायर पिरामिडल में, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है, तभी तो कोई नहीं हो रही। भाई इसमें तो ये दोनों बाहर निकल गए, लेकिन इसमें नहीं निकल रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिकली देखा स्क्वायर पिरामिडल ज़्यादा स्टेबल है। अब पॉइंट क्या है कि इन दोनों की ज्योमेट्री या किसी भी कंपाउंड का किसी भी फॉर्म में जाना वो डिपेंड करने लगा साइज पे। भाई अगर सपोज करो साइड एटम का साइज या सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होने लगा, अगर तुम्हारा साइड एटम का साइज बड़ा हुआ, बताओ अगर तुम्हारा साइज साइड एटम का बड़ा हुआ या लार्ज हुआ तो किस फॉर्म में जाना पसंद करेगा, बताओ मुझे। सिंपल सी बात है, जहाँ पे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कम होंगे तो जब साइज तुम्हारा बड़ा हुआ तो वो कहाँ पे जाना प्रीफर किया, इस पे। और जब तुम्हारा साइज छोटा हुआ वो कहाँ पे जाना प्रीफर करेगा, इस पे। भाई सपोज करो तुम एक बड़े एटम को भेज रहे हो, वे बड़े एटम 5 बार यहाँ पर लगा रहे हो, ये देखो ये 5 बड़े एटम यहाँ पे लगा दिए तुमने, लगा दिए। ऐसे ही तुमने क्या किया, यहाँ पे 5 बड़े एटम लगा दिए। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि साइज के बेसिस पे तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इन एटम के बीच में 120 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल है, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी साइड एटम का साइज बड़ा होगा वो हमारा किसको प्रीफर करेगा, टीबीपी को प्रीफर करेगा। अब स्क्वायर पिरामिडल होने के लिए, अब भाई देखो स्क्वायर पिरामिडल होने के लिए साइड एटम लार्ज तो है, लेकिन हमारा सेंट्रल एटम भी बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा स्क्वायर पिरामिडल स्टेबल होगा। तो इसकी सारी दिक्कत ही खत्म है। मैं तुम्हें एक पूरा चार्ट ही बना देता हूँ कि जिससे तुम्हें ईजिली पता लग जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल तुम टीबीपी में डालोगे और कौन सा मॉलिक्यूल तुम स्क्वायर पिरामिडल में डालोगे। बात ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, टीबीपी और स्क्वायर पिरामिडल समझ गए। अब क्वेश्चन यहीं से तो कंफ्यूजन का आता है। पहले तो डी ऑर्बिटल का क्वेश्चन पूछ लेता था कि डी ऑर्बिटल कौन सी इन्वॉल्व होती है, अब वो एग्जांपल देने लग गया। और एग्जांपल देती तुम इतने सारे एग्जांपल कैसे याद रखोगे, मुझे ये बताओ। दुनिया भर में हजारों एग्जांपल है, तुम्हें पता थोड़ी ना लगेगा कि कौन सा क्या है। तो सिंपल सी बात ये है कि इस नंबर फर्स्ट क्या कि अगर जब तुम्हारा सेंट्रल एटम क्या हो, स्मॉल हो। स्मॉल से मतलब क्या है कि जब तुम्हारा फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, ठीक है, और तुम्हारा जो साइड एटम है वो लार्ज हो। लार्ज बोले तो क्लोरीन हो, फिनाइल हो, आर ग्रुप हो, ब्रोमीन हो, आयोडाइड हो, तो ये तुम्हारे सारे के सारे ग्रुप हो किस में चले जाएंगे, लार्ज में चले जाएंगे। तो इस केस में हमारी जो ज्योमेट्री प्रीफर होगी वो टीबीपी ज्योमेट्री प्रीफर होगी, स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगी। स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगी। सिंपल सी बात यह है। क्यों, क्योंकि साइड एटम स्मॉल है, साइड एटम बड़े है और सेंट्रल एटम छोटा है, तो एटम एटम के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन को दूर रखने के लिए हमें इस ज्योमेट्री को कहाँ रखना पड़ेगा, टीबीपी में रखना पड़ेगा। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड कि अगर हमारा जो सेंट्रल एटम है वो भी हम लार्ज कर दें, लार्ज कर दे भाई ना, फॉस्फोरस आर्सेनिक तो इसमें आ गया, तो बिस्मिथ और एसबी हमारा इसमें चला जाएगा, एंटीमनी चला गया। तो इसमें और हमारा साइड एटम है वो भी हम कर दे लार्ज, मतलब यही सारे क्लोरीन हो गया, फिनाइल हो गया, CH3 ग्रुप हो गया, कोई भी ब्रोमीन हो गया, आयोडाइड हो गया, ये सारे के सारे ग्रुप। तो उस केस में हमारी टीबीपी प्रीफर नहीं होगी, उस केस में क्या होगी, हमारी स्क्वायर पिरामिडल प्रीफर होगी। रीजन क्या है कि अब तुम्हारा सेंट्रल एटम भी बहुत बड़ा हो चुका है, अब तुम्हारा सेंट्रल एटम भी बहुत बड़ा हो चुका है। अब उसके पास जो भी कोई साइड एटम आएगा उससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
अब उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अपनी ज्योमेट्री को जो ज़्यादा प्रीफर करेगा, किस में रखना प्रीफर करेगा, स्क्वायर पिरामिडल में ज़्यादा प्रीफर करेगा। रीज़न भी क्या है इसका, क्योंकि जो साइड एटम होगा उस साइड एटम के लिए हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ को हाई रखना पड़ेगा। अब जैसे जैसे तुम्हारे एटम का साइज बढ़ता चले जाएगा, अगर मैं उसको टीबीपी में डाल देता हूँ तो टीबीपी में वैसे ही एक्सियली बॉन्ड पहले लंबे थे, लेकिन जैसे ही मैं साइज बढ़ा दूंगा तो वो और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, और जब और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो वो वीक हो जाएंगे। इस वजह से मुझे इस कैटेगरी को किस में डालना पड़ेगा, स्क्वायर पिरामिडल में, जिससे उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग ही रहे और वो बॉन्ड ईजिली डिसोसिएट ना हो पाए। बताओ, बात क्लियर है? तो हम सेकेंड कैटेगरी होगी। थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है? थर्ड कैटेगरी ये हो सकती है कि हमने सेंट्रल एटम को भी स्मॉल ले लिया और साइड एटम को भी स्मॉल ले लिया, तो उस केस में भाई क्या हो जाएगा? भाई उस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये इनके नाम भी लिख दिए मैंने। थर्ड केस में क्या हो जाएगा कि अगर तुम्हारा सेंट्रल एटम भी क्या आ जाए, स्मॉल आ जाए, और जब तुम्हारा साइड एटम है वो भी तुम्हारा क्या आ जाए, स्मॉल आ जाए। स्मॉल बोले तो जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो इस केस में तुम किसको प्रीफर करोगे बोलो? तो इस केस में प्रीफर कोई नहीं होता, जो स्क्वायर पिरामिडल है और जो टीबीपी है वो दोनों की दोनों इक्विलिब्रियम में होती है, और यहाँ से ही कंसेप्ट निकल के आता है बेरी सूडो रोटेशन का, बीपीआर और फ्लक्सोनलिटी का कंसेप्ट। इसी थर्ड केस से हमारा निकल के आता है बेरी सूडो रोटेशन का कंसेप्ट। बताओ, बात चीज़ें क्लियर हुई? अब मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल लिख दूं। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें लिखने लगूं कि मुझे बता AsPH5, SbCl5, BiPH5, PCl5, PCH3 का होल ट्वाइस F2, या BiCl5 या AsPH5, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में होंगे बोलो जल्दी? टीबीपी में होंगे कि स्क्वायर पिरामिडल में होंगे? जल्दी जल्दी बताओ। बस कुछ नहीं करना, इनके साथ जोड़ के दे देगा, आर्सेनिक के साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिस्मिथ और एसबी में याद रखना, मैक्सिमम तुम्हें एग्जाम्पल यहीं से मिलेंगे। तो जैसे ये AsPH5 देखो तो किस में पढ़ रहा है, फर्स्ट कैटेगरी में, तो क्या आ जाएगा, टीबीपी आ जाएगा। SbCl5 बिस्मिथ, जहाँ भी तुम्हें SbCl5 बिस्मिथ दिख जाए, ये दिख गया, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल तुम्हारे किस में आ जाएंगे, स्क्वायर पिरामिडल में आ जाएंगे। अब देखा तुम्हें PCl5 हो गया, PF3CF3 हो गया, और ये SPH5 हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे बोलो, टीबीपी में आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे बोल देता क्या, PF5 बोल देता, तो ये एग्जाम्पल किस में आ जाएगा बोलो, ये एग्जाम्पल PF5 हो गया, PF5Cl हो गया, या PF5 नहीं PF4, या PF3Cl2 हो गया। ये जितने भी सारे के सारे तीनों के तीनों एग्जाम्पल है, ये किस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। बोलो हाँ या ना? अब तुम्हें कोई दिक्कत आएगी? अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल में ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। फॉस्फोरस आर्सेनिक के साथ यही सब साइड एटम दे रखे होंगे। फ्लोरीन को छोड़ के अगर तुम्हें कुछ मिल जाता है इसके साथ, तो सबको किस में दे दोगे, टीबीपी में दे दोगे। इसमें सेंटर एटम में एसबी और बिस्मथ को छोड़कर, साथ में अगर फ्लोरीन को छोड़कर कुछ भी मिल जाता है इनके साथ में, तो कहाँ पे डाल दोगे सबके सबको बोलो, कहाँ पे डाल दोगे सबके सबको, स्क्वायर पिरामिडल में डाल दोगे। जब तुम्हारा साइड एटम भी स्मॉल हो, फॉस्फोरस हो और ये फ्लोरीन दे रखा हो, तो उस केस में सारे के सारे एटम किस में चले जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में चले जाएंगे। तो ये तुम्हारा किसका था, स्क्वायर पिरामिडल का। अब बात ये आती है कि ये इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है। तुमने ऐसा केस पहले भी पढ़ा है जब चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ जाती है। नाइट्रोजन का केस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जब मैंने अमोनिया का केस बताया था और उसमें फ्लक्सोनियल बिहेवियर वो जो कर रहा था लोन पेयर होने की वजह से, यहाँ पर इक्विलिब्रियम शो क्यों हो रहा है, मतलब यहाँ पे मतलब ये हो गया कि एक ही मॉलिक्यूल है, वो दोनों तरफ घूम रहा है, कि वो स्क्वायर पिरामिडल में भी जा रहा है और वो टीबीपी में भी जा रहा है। इसका रीज़न क्या हुआ भाई, इसका रीज़न क्या हुआ, क्यों ये इक्विलिब्रियम में चले गए? तो होता क्या है, यहाँ पर थर्मली रोटेशन होता है। अब तुम्हारा कंसेप्ट आता है बेरी सूडो रोटेशन का, बेरी सूडो रोटेशन। बेरी सूडो रोटेशन, BPR। अब होता क्या है कि जो तुम्हारी टीबीपी ज्योमेट्री होती है
वो इक्विलिब्रियम में चली जाती है स्क्वायर पिरामिडल के, स्क्वायर पिरामिडल के। ऐसा होता क्यों है? रीजन लिख लो, ऐसा होता है थर्मली रोटेशन की वजह से। रीजन क्या है? रीजन है थर्मली रोटेशन। थर्मली रोटेशन क्या होता है? अब एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुन लो। ये होता है कि तुम्हारी इनिशियल जो ज्योमेट्री थी वो कुछ इस तरीके की थी। यहाँ पे ये तुम्हारा फ्लोरीन है, यहाँ पे नीचे तुम्हारा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर इतनी हीट अवेलेबल होती है, थर्मल एनर्जी, कि वो एब्जॉर्ब करके बॉन्ड का रोटेशन कर सके, तो होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये इधर की तरफ भागने लगते हैं, भागने लगेंगे। तो जब ये भागने लगेंगे तुम्हारी कुछ ज्योमेट्री इस तरीके की नज़र आएगी। ये फॉस्फोरस हो गया, यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा? सल्फर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। फिर से जब तुम इसको और थोड़ा सा अच्छे नज़रिए से देखोगे तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। फ्लोरीन कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। अब फिर से वापस क्या होगा? फिर से वापस वही कहानी चलेगी। ये बॉन्ड फिर से इधर आएंगे, ये बॉन्ड फिर से इधर जाएंगे, फिर से अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों का बॉन्ड का रोटेशन होता रहता है। एक्सियल इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल एक्सियल पे, इस तरीके से इन दोनों का रोटेशन होता रहता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल सारे के सारे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब रीज़न ये क्या उठता है भाई? क्वेश्चन ये क्यों उठा कि ये थर्मली रोटेशन क्यों कर रहे हैं? जब मैंने इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा, तो मैं इसका जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा तो इसका कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। भाई यही तो होगा। जब इस तरीके से होगा, अगर यहाँ पे हमारा क्या है, टीबीपी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी। अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच में जो ये डेल्टा एच, ये गैप है, एनर्जी गैप बहुत कम है। ये एनर्जी गैप क्या है? बहुत ही कम है। एनर्जी गैप क्या है? बहुत ही कम है। तो इतनी अवेलेबल एनर्जी रहती है सराउंडिंग में कि वो इजीली उसको एब्जॉर्ब करके हमारे इस गैप को ओवरकम कर सके। भाई अगर उसने इस गैप को ओवरकम कर दिया तो ये आपस में कहाँ चले जाएंगे? इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। पहला रीजन क्या था? रीजन क्या कि थर्मली रोटेशन होता है। थर्मली रोटेशन क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, इजिली सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके ये दिखा देता है, सॉरी रोटेशन दिखा देता है। बोलो, बात क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है? अगर यहाँ पे मैं साइड एटम बड़े कर दूं, अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह PCl5 कर दूं, क्या कर दूं? PCl5, तो तुम कहोगे कि सर PCl5 में भी हमारा बेरी सूडो रोटेशन होना चाहिए था। इसमें ऐसी क्या बात आ गई कि बेरी सूडो रोटेशन नहीं हुआ? क्यों? इसको हीट नहीं मिल रही क्या? तो मेरा आंसर है बिल्कुल हीट मिल रही है। हीट तो सबको मिलेगी, लेकिन होता क्या है कि जो एनर्जी गैप है इस केस में, यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करता है? चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कराता है और सिकोड़ देता है। फ्लोरीन क्या एक्साइटेशन कराने में हेल्प करता है। एक्साइटेशन करेगा तो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप को डिक्रीज करता चला जाता है। लेकिन जैसे ही तुम इस पे फ्लोरीन डालोगे, जैसे ही तुमने इस पे क्लोरीन डाला, ये देखो तुमने ये क्लोरीन किया, क्लोरीन जब आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, मूव करने के दौरान इन ये साइड एटम है, ये साइड एटम क्या हो गए? फ्लोरीन तो एक स्मॉल है, फ्लोरीन स्मॉल होने की वजह से उसका रिपल्सन इतना मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे ही तुम क्लोरीन लगाओगे, क्लोरीन का रिपल्सन मायने रखेगा और आपस में रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से जो हमारा ये डेल्टा एच एनर्जी गैप है, ये इतने से होके इतना बड़ा हो जाता है। एनर्जी गैप एकदम से हमारा क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा एनर्जी गैप हो जाएगा। बहुत बड़ा एनर्जी गैप, इतना बड़ा एनर्जी गैप हो जाएगा कि हमारी जो थर्मल एनर्जी सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगी कि वो इस पेरिसोडो रोटेशन को दिखा सके। बोलो, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन बॉन्ड का एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड रोटेशन को, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड रोटेशन को हम बोलते हैं बेरी सूडो रोटेशन। और जो इसका मूवमेंट होता है एक दूसरे फॉर्म में, इसके जो बिहेवियर ये जो शो कर रहा है, टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल टीबीपी, इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्सोनियल बिहेवियर बोलते हैं या फ्लक्सोनिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्सोनिलिटी या फ्लक्सोनियल बिहेवियर बोलते हैं। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है?
बैरी सूडो रोटेशन कुछ नहीं है, इतना घबराने की कोई बात है ही नहीं। बैरी सूडो रोटेशन सिंपल से वो एटम शो करते हैं जिनका सेंट्रल एटम भी स्मॉल होता है। सेंट्रल एटम स्मॉल होने से मतलब हम फॉस्फोरस को इसमें थर्ड ग्रुप को हम ले रहे हैं, और साइड एटम जब हमारा फ्लोरीन होगा उस केस में फ्लोरीन स्मॉल होने की वजह से आपस में थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या कर लेते हैं, बॉन्ड रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सियल इक्वेटोरियल पे चला जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल पे चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, या मैं कहूं कि एक ज्योमेट्रिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल और टीबीपी के बीच में। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में, इन दोनों ज्योमेट्री के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है, इसलिए इनके बीच में इक्विलिब्रियम रूम टेम्परेचर पर ही स्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर मैं साइड एटम बड़े कर देता हूँ, क्लोरीन लगा देता हूँ या पीएच लगा देता हूँ या CH3 ग्रुप लगा देता हूँ सारे के सारे, तो वो ईजिली रोटेट नहीं कर पाते। अगर वो रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट कर देते हैं, और रिपल्शन क्रिएट होने की वजह से जो एनर्जी गैप पहले इतना था उस एनर्जी गैप को बढ़ा के बहुत बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश नहीं हो पाते। बताइए, बात क्लियर है? अब ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो बैरी सूडो रोटेशन शो करेंगे? क्वेश्चन ये भी आता है कि अब कौन कौन से एग्जाम्पल है जो बैरी सूडो रोटेशन शो करेंगे। तो उसमें जब भी हमारा साइड एटम स्मॉल होगा वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे क्या करेंगे, बैरी सूडो रोटेशन शो करेंगे, या मैं सिंपल सा कहूँ वो क्या दिखाएंगे, फ्लक्सोनियल बिहेवियर हमारा दिखाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या जाता है, PF5 जो मॉलिक्यूल है वो हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारा ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर को शो करता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे PF4Cl कर देता हूँ तो इस केस में भी ये हमारा क्या दिखा देता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे PF4CH3 कर देता हूँ तो ये क्या दिखा देता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर। ऐसे ही अगर PF3Cl2 कर देता हूँ तब भी ये क्या दिखा देता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर। लेकिन जैसे ही मैं PCl4F करता हूँ या PCl3F2 करता हूँ तो इस केस में हमारा फ्लक्सोनियल बिहेवियर नहीं दिखाया जाता, या ऐसे ही मैं PF3CH3 का वोल्टवाइज करता हूँ तब भी हमारा फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो नहीं होता। रीज़न बहुत है, ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन आ रखा है। ये जितने भी है ये सारे के सारे फ्लक्सोनियल है। अब रीज़न क्या है कि ये सर ये कंपाउंड क्यों नहीं दिखा रहे, ये कंपाउंड क्यों नहीं दिखा रहे? इनके रीज़न बहुत है। एक तो साइड एटम लार्ज है जिसकी वजह से रिपल्सन बढ़ेगा और हमारा बैरी सूडो रोटेशन नहीं दे पाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि अगर तुम इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, और यहाँ पे भी क्या है, फ्लोरीन, इधर कौन सा है, CH3 ग्रुप, इधर कौन सा है, CH3 ग्रुप। एक बात मुझे बताओ कि ये जो CH3 ग्रुप होता है, ये तो S फाइल होता है, वही एस कैरेक्टर लविंग होता है। जब ये इसके साथ एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे मूव करेगा तो CH3 वहाँ आ जाएगा जहाँ उसे होना नहीं चाहिए था, गलत टाइम पे वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे उसे होना नहीं चाहिए था। इसका रीज़न क्या होगा कि ये कभी भी आ नहीं सकता। तो जब आएगा नहीं तो बैरी सूडो रोटेशन कहाँ से दिखाएगा मेरे भाई, मुझे बता कहाँ दिखाएगा भाई? CH3 को बैरी सूडो रोटेशन दिखाने के लिए इस एक्सियल पोजीशन पे आना पड़ेगा, लेकिन वो कभी आ ही नहीं सकता, उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो जब इम्पॉसिबल है तो ये कंपाउंड कभी भी हमारा बैरी सूडो रोटेशन नहीं दिखाते। इसी वजह से जो हमारा PCl3F2 है वो भी हमारा बैरी सूडो रोटेशन नहीं दिखाता। सिंपल सी बात है। तो सिर्फ हमारे ये कंपाउंड PF5, PF4Cl, PF4CH3, PF3Cl2, यही तीनों सारे कंपाउंड है जो हमारे क्या दिखाते हैं, जिसमें फ्लोरीन 3H4 है, ये क्या दिखाते हैं, बैरी सूडो रोटेशन दिखाते हैं। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलने लगूँ SF4 कंपाउंड भी क्या होगा, बैरी सूडो रोटेशन दिखाएगा। किस तरीके से, इसमें भी तो यही तो स्ट्रक्चर होती है, ये एक्सियल होगी, ये इक्वेटोरियल हो गया। तो हमारा जो SF4 कंपाउंड होता है वो भी हमारा क्या दिखाता है, एक्सियल इक्वेटोरियल बैरी सूडो रोटेशन दिखाता है। ये इधर से मूव करते रहते हैं, ये इधर से मूव करते रहते हैं, आपस में एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती रहती है, एक्सचेंज होती रहती है। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बोल दूँ ClF3 कंपाउंड, तो इस केस में भी हमारा क्या दिखाएगा, बैरी सूडो रोटेशन दिखाएगा। इस तरीके से क्या दिखाता रहेगा, बैरी सूडो रोटेशन दिखाता रहेगा। तो वो सारे कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन साइड एटम स्मॉल प्रेजेंट होता है और उनके पास एक्सियल इक्वेटोरियल रोटेशन करने की टेंडेंसी है, तो वो हमारे बैरी सूडो रोटेशन को दिखाएगा। अब ऐसे ही मैं तुम्हें पहले भी बता रहा हूँ, CH3 सिर्फ एक ही ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वो बैरी सूडो रोटेशन दिखाएगा। अगर वो दो हो गए प्रेजेंट,
अगर वो 2 प्रेजेंट हो गए, 2 का क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर वो 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो गए तो एक इधर होगा, लेकिन जब एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो CH3 का ग्रुप यहाँ पर ही होगा। तुमसे मेरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तुम्हारा मेरे से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फिर सर PF3Cl2 क्यों दिखा रहा है। भाई यहाँ पर क्लोरीन भी तो हो सकता है। देखो, अगर मैं एपिकोफिलिसिटी की बात करूं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, उसमें क्या था कि क्लोरीन यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे जा सकता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के ऑलमोस्ट इक्वली होती है। इसकी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है, लेकिन जब तुम CH3 की बात करोगे तो CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। कहाँ 4, 3.5, कहाँ पे 2.5, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए जो आप अगर एपोकोफिलिसिटी की बात करें तो क्लोरीन हमारा एक्सियल पोजीशन पर रहना पसंद कर लेता है और CH3 हमारा कभी भी पसंद नहीं करता। तो इस बात को काट मार लो, कभी भी हमारा एक्सियल पोजीशन पर ना तो लोन पेयर आ सकता है, ना ही डबल बॉन्ड आ सकता है, ना ही CH3 आ सकता है। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछने लगूँ कि PH5 जो मॉलिक्यूल है वो हमारा किस फॉर्म में होगा, TBP इसको वो दिखाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेगा, बिल्कुल सही, तुम कहोगे करेगा, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि ये किस में आ चुका है, ड्रैगो कंपाउंड में। ये कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। कितनी बार बताऊंगा, लेकिन तुम तो इतने मदमस्त हो जाते हो ना इस फ्लो में चलते चलते तुम भूल जाते हो। PH5 नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि साथ में क्या है, हाइड्रोजन, और ये हाइब्रिडाइजेशन ही शो नहीं करते, तो ड्रैगो कैटेगरी में आ गया। तो इन चीज़ को भी साथ के साथ ध्यान रखा करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता लगा कि बेरी सूडो रोटेशन दिखा रहे हैं। भाई कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या होगा, बिल्कुल किया था। तो इन सब कंपाउंड के लिए हमने क्या निकाला था, 19F NMR निकाला था। इन सब के लिए हमने क्या निकाला था, 19F NMR निकाला। तो ये जितने भी कंपाउंड थे इन सब के लिए क्या निकाला, 19F NMR। जैसे तुम 1H NMR निकालते हो, 13C NMR निकालते हो, इन सब के लिए हमने 19F NMR निकाला। तो जब हमने उसमें 19F NMR निकाला, क्या निकाला हमने हर कंपाउंड के लिए 19F NMR जब हमने निकाला तो हमें क्या मिली, पीक मिलनी स्टार्ट हुई। क्या कि जब हमारा रूम टेम्परेचर था, हम तो ओबेसी बात है, हम तो हर चीज़ को रूम टेम्परेचर पर पहले देखेंगे फिर उसका इफेक्ट देखेंगे। तो रूम टेम्परेचर पर हमें क्या मिला कि जो PF5 है, PF4Cl है, इन सारे कंपाउंड में हमें सिर्फ एक ही टाइप की पीक मिल रही थी। हमें क्या मिल रही थी, सिर्फ एक ही टाइप की पीक मिल रही थी। तो इस बात का मतलब ये है कि जब हमें वन टाइप ऑफ पीक मिल रही है, जब हमें वन टाइप ऑफ पीक मिल रही है, इसका मतलब इन सब में क्या है, वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है कि नहीं है, बोलो भाई। इन सब का मतलब क्या होगा कि अगर एक टाइप की पीक मिल रही है तो हर किसी में वन टाइप की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है। अगर तुमसे कोई ये पूछने लगे कि PF5 में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी होगी, तो बोल देना भाई पागल मत बना, इसमें बेरी सूडो रोटेशन होगा, इसमें सारे बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ। मैं बता रहा हूँ इस केस में कोई भी एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड हमारे क्या शो करते हैं, बेरी सूडो रोटेशन। तो इस केस में हमारी एक्सियल जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्विवेलेंट टू होगी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ध्यान रखना इस बात का, कभी इस केस में भी तुम एक्सियल इक्वेटोरियल को बड़ा कर दो। ये कब है, जब तुम रूम टेम्परेचर 298 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो, तब की बात है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे मैं इस बेरी सूडो रोटेशन को कम कर दूं? हाँ, तरीका हो सकता है। ये सराउंडिंग से हीट लेता है, मैं हीट देना कम कर दूंगा, मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा और फिर देखूंगा क्या आता है। तो मैंने यही काम किया, टेम्परेचर को डिक्रीज करता चला गया, पागल हो गया। वो जब करता चला गया तो मैं पहुंच गया 80 डिग्री सेल्सियस पर, -80 डिग्री अप्रोक्स पहुंच गया, -80 से 90 डिग्री है। इस टेम्परेचर पहुंचने के बाद बेरी सूडो रोटेशन रुक गया। तो जब बेरी सूडो रोटेशन रुक गया तो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, हमारे रिजिड हो गए। सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, रिजिड हो गए। और रिजिड होने से क्या हो गया भाई, रिजिड होने से ये हो गया कि अब हमारा जो मॉलिक्यूल था PF5 उसमें भी अब 2 बॉन्ड लेंथ हो गई थी। इस केस पे जाने के बाद हमें क्या मिले, 2 सिग्नल मिले। कितने मिले, 2 सिग्नल मिले।
जब हमने टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया। कितने सिग्नल मिले? 2। और 2 सिग्नल मिलने का मतलब क्या है कि इसमें 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो हमने क्या कर दिया था? बेरी सूडो रोटेशन ऑफ कर दिया। तो ये एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें हमें क्या मिली? 2 टाइप के सिग्नल मिले। तो इस केस में हमें क्या मिलेगी? 2 टाइप की सिग्नल मिलेंगे और 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी बेरी सूडो रोटेशन के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे तुम्हें टेम्परेचर कुछ ना कुछ मेंशन करके दे रखा होगा। उस टेम्परेचर का मतलब यही है कि वो तुमसे जानना चाह रहा है कि इसमें कितने टाइप के बॉन्ड लेंथ है। देखो अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रखा तो तुम क्या बोल दोगे कि सिर्फ 1 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ है। क्या बोल दोगे? 1 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ है। तो खुद से फैक्टर मत मान लेना, क्या बोल दोगे? 1 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ है। तो हर केस में ऐसे ही तुम्हें इन चीज़ों को अप्रोच करना है। चलो अब मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल लिखा देता हूँ।